नए दशक की शुरुआत पर जब बहुत सारे लोग नाखुश दिख रहे हैं, तब प्रतिभाशाली विज्ञान लेखक मैट रिडले ने चौंकाने वाला दावा किया है कि बीता दशक सर्वोत्तम में से एक था। वह ब्रिटिश जर्नल द स्पेक्टेटर में लिखते हैं कि हम उस दौर में रह रहे हैं जब इतिहास में मानव जीवन के स्तर में महान सुधार हो रहे हैं। पहली बार अत्यधिक गरीबी दुनिया की आबादी के 10% से नीचे हो गई है। शिशु मृत्यु दर अपने न्यूनतम स्तर पर है। अकाल लगभग खत्म हो गया है। मलेरिया, पोलियो और हृदय की बीमारियों में कमी आ रही है। रिडले ने एक अच्छा बिंदु उठाया है। भारत में अत्यधिक गरीबी तेजी से घट रही है। अत्यधिक गरीबी यानी योजना 88 रुपये से कम आय, जो 2012 में 22% थी और आज 5.5% रह गई है। यह इसलिए हुआ क्योंकि भारत पिछले 17 वर्षों से औसत 7% दर से विकास कर रहा है। चीन के बाद यह दुनिया में सबसे तेज़ विकास दर है। आम आदमी और आम औरत की ज़िंदगी से जुड़े अन्य सकारात्मक संकेतक भी हैं। घर के भीतर मौजूद जहरीले प्रदूषण से अब अधिक महिलाएं मुक्त हैं, क्योंकि वे अब साफ गैस से खाना बनाती है। अब अधिक भारतीयों के पास टॉयलेट हैं और वे खुले में शौच नहीं करते। इसने उन्हें प्रदूषण और स्वास्थ्य के लिए अन्य खतरों से मुक्त किया है। अब अधिक भारतीयों के गांव पक्की सड़कों से जुड़े हैं। उनके पास बिजली है और एक बैंक खाता है जिसमें वे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की राशि प्राप्त करते हैं। हमने लोगों के जीवन में हुए इन नाटकीय बदलावों को नोटिस नहीं किया, क्योंकि हम इतिहास को व्यापक परिदृश्य में नहीं देखते हैं। हम रोज़ाना की हेडलाइन को लेकर जुनूनी हैं और अच्छी खबरें हेडलाइन नहीं होती। हंस रोजलिंग की पुस्तक फैक्टफुलनेस के मुताबिक ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो दुनिया को लेकर हमारी धारणा को विकृत करती है। उदाहरण के लिए, हम दुनिया को विकसित पश्चिम व विकासशील पूर्व में बांटकर बड़े हुए हैं। यह अंतर अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में गैर पश्चिमी देश मध्यम वर्ग में आ गए हैं। व्यापक दृष्टिकोण ठीक है, पर पिछले एक दशक में ट्रंप, पुतिन, शी, एर्दोगन, मोदी व बोरिस जॉनसन जैसे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के उभार और उन आदर्शों के तेज क्षरण के बारे में क्या कहें, जिन्हें देखते हुए हम बढ़े हैं। कोई कैसे अच्छा महसूस कर सकता है जब टीडियों द्वारा बनाए और विकसित किए गए संस्थान खतरे में है। धुर दक्षिण के उभार ने दुनिया को अप्रत्याशित और खतरनाक बना दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था नाटकीय तौर पर मंद हो गई है। हमारी हवा और पानी खराब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विवादास्पद सोशल एजेंडा देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक नींव को
खतरे में डाल रहा है। देश भर के विद्यार्थी एक नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 5 महीने के बाद भी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। क्या यह किसी के स्थायी तौर पर अवसाद में रहने के लिए काफ़ी नहीं है? इसका जवाब है कि इस स्थिति के बावजूद अनेक अच्छी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया है। वे वैज्ञानिक सफलताओं के रूप में शुरू हुई और बाजार की ताकतों द्वारा जल्द ही दुनिया भर में फैला दी गई। उदाहरण के लिए सेल फोन को ही ले लीजिए। इसने दुनिया के गरीबों को अनेक तरह से सशक्त बनाया है। यह एक टेलीविज़न, घड़ी, कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्ड प्लेयर, अखबार, कैलेंडर, लेटर राइटर, शतरंज और पोस्टमैन से लेकर न जाने क्या क्या हैं। भारत में इसने वैश्विक बैंकिंग को भी हाथ में ला दिया है। सरकार का इससे बहुत लेना देना नहीं था। यूके के साइंस जर्नल में हाल में एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने में रेडियोलॉजिस्ट को भी पीछे छोड़ देगा। यह उस कैंसर का भी पता लगा सकेगा जो शुरुआती दौर में पकड़ में नहीं आता है, या फिर उस गलती को भी कम कर सकेगा जिसमें किसी को कैंसर न होते हुए भी उसे पॉजिटिव बना दिया जाता है। व्यापार और नवाचार के रोचक इतिहास पर रिडले की पुस्तक द रेशनल ऑप्टिमिस्ट पढ़ने के बाद मैंने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू किया। एक समय प्रतिभाशाली साइंस लेखक रहने के बाद उन्होंने अपना फोकस इकोनॉमी पर किया। एक अन्य विज्ञान लेखक स्टीफन पिंकर ने मेरे आशावाद को बल दिया है। उन्होंने मानव के भले के 15 अलग अलग मानदंडों के आधार पर कहा है कि अधिकतर लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। लोग पहले से अधिक लंबा व स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आतंकवाद को लेकर हमारा डर अतिरंजित है। एक अमेरिकन के आतंकी घटना की तुलना में एक एक्सीडेंट में मारे जाने आशंका 3000 गुना अधिक है। तो फिर दुनिया बेहतर हो रही है और किस पर विश्वास करना चाहिए, आशावादी पर या निराशावादी पर? स्पष्ट रूप से अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हो रही है और एक संतुलित दृष्टिकोण पाना आसान नहीं है। पर्यावरण संकट और धुर दक्षिणपंथी राजनीति आपके दुखी होने का कारण हो सकती है, लेकिन जब काले राजनीतिक बादल मेरे सिर से ऊपर आ जाते हैं तो मैं व्यापक दृष्टिकोण की शरण में जाने का आदी हूँ और दुनिया के साथ खुशी महसूस करता हूँ। मैं अपने देश के करोड़ों घरों में रह रहे साधारण लोगों के जीवन हो रहे परिवर्तन के बारे में सोचने लगता हूँ। विकास की प्रशंसा करना तब मूर्खतापूर्ण लगता है जब अभी बहुत कुछ करना बाकी हो, लेकिन तब आप यह नहीं कर सकते। किसी ने कहा है कि जब वर्षा हो तो इंद्रधनुष को देखें और
जब अंधेरा हो तो तारे देखें। आंध्र प्रदेश के राजधानी प्रकरण में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। एक या दो नहीं, आंध्र प्रदेश ने अब 3 राजधानी बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। करीब 6 साल पहले राज्य के विभाजन के समय इस प्रदेश ने अपनी राजधानी खो दी थी। मौजूदा राजधानी हैदराबाद प्रदेश से कटकर अलग बनाए गए राज्य तेलंगाना के हिस्से में आ गई और इस विभाजन ने आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी के निर्माण की मजबूरी दे दी थी। उस समय के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को एक अत्याधुनिक महानगर के रूप में राजधानी बनाने का बड़ा सपना देखा था। इसे उन्होंने प्रतिष्ठा का इतना बड़ा सवाल बना लिया था कि जब अमरावती परियोजना के लिए आर्थिक मदद देने के मामले में मोदी सरकार ने हाथ खड़े किए तो नायडू ने न सिर्फ एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, बल्कि भाजपा से भी अपने पुराने रिश्ते तोड़ लिए थे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी को सत्ता नहीं मिली तो अमरावती का भविष्य भी कटाई में दिखने लगा। राज्य के नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने यहाँ चल रही तमाम परियोजनाओं पर विराम लगा दिया और यह लगने लगा कि अमरावती अब प्रदेश की राजधानी नहीं होगी। इससे न सिर्फ कई परियोजनाओं पर अदबीच विराम लगने का खतरा पैदा हो गया, बल्कि जिले के वे किसान भी नाराज हो उठे जिनसे उनकी ज़मीन के बदले अच्छी कीमत देने का वादा किया गया था। सोमवार को 3 राजधानी बनाने का जो फैसला हुआ, अमरावती भी उसमें शामिल होगी। भले ही अमरावती अभी भी राजधानी रहेगी, पर नायडू उसे जो आभा मंडल देना चाहते थे वह जगन मोहन ने उससे छीन लिया है। बाकी 2 राजधानियां होंगी, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। क्या सचमुच आंध्र प्रदेश को 3 राजधानियों की ज़रूरत है? 6 साल पहले मुकाबले देखें तो आंध्र प्रदेश अब एक अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, जब तेलंगाना भी उसका हिस्सा होता था तब सिर्फ एक राजधानी हैदराबाद से ही उसका पूरा काम चल जाता था। एक राजधानी से चले प्रशासन ने ही उस समय के आंध्र प्रदेश को देश का एक अग्रणी राज्य बना दिया था। समृद्धि और उद्योग धंधों के मामले में भी राज्य ने काफ़ी तरक्की की थी। जब पड़ोसी कर्नाटक का बेंगलुरु आईटी तकनीक में झंडे गाड़ रहा था, तब सिकंदराबाद भी बहुत पीछे नहीं था। हालांकि राज्य के विभाजन की राजनीति में यह गति थोड़ी कम हुई, पर रुकी नहीं। क्या 3 राजधानियां इसे गति दे पाएंगी? मुख्यमंत्री का कहना है कि वह राज्य में सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 3 राजधानी बनाई है। यह कहकर वह दरअसल विकेंद्रीकरण को भी एक नई परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम मानते हैं कि विकेंद्रीकरण वह है जिसमें सत्ता राजधानी तक केंद्रित न रहे, वह नीचे जिले, कस्बे, मोहल्ले और गांव तक पहुँचे। यह लक्ष्य राजधानियों की संख्या बढ़ाकर हासिल
किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण की ऐसी अवधारणा कभी नहीं रही। क्षेत्रीय भावनाओं को देखते हुए कई प्रदेशों में जो राजधानियों के प्रयोग किए गए हैं, क्षेत्रीय भावनाओं को संतुष्ट करने के अलावा उनके अन्य फायदे कभी सामने नहीं आए। 3 राजधानियों की घोषणा करके आंध्र सरकार ने इस राजनीति को नया विस्तार दे दिया है।